गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विश्व के भूगोल में अलग अलग देशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी विषय को हम आगे बढ़ाते हुए जो हम नया जो देश हमने जिस टॉपिक लिया है चाइना देश है वो, यानी कि चीन देश के बारे में। और चीन देश के बारे में भी हमने चीन का धरातलीय स्वरूप हो गया, चीन की जलवायु हो गई और चीन की प्राकृतिक वनस्पति हो गई, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए चीन के कृषि प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि चीन में कौन कौन से कृषि प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें चीन के कृषि प्रदेशों की, तो आपको पता है कि चीन एक बहुत ही विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा देश होने की वजह से ये कृषि संपन्न देश है। यहाँ पर कृषि भी बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। लेकिन जो कृषि यहाँ पे की जाती है, अगर मुख्य तौर पर इसको देखें तो इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। दो भाग कौन कौन से हैं? दो प्रमुख कृषि प्रदेश कह सकते हो आप इसे। पहला है उत्तरी गेहूं प्रदेश और दूसरा है दक्षिणी चावल प्रदेश। यानी कि जो गेहूं है वह क्या है, चीन का उत्तरी भाग है, वहाँ पर तो गेहूं हो गया, और जो दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर किसका उत्पादन होता है? चावल का उत्पादन होता है। इसी में अगर हम बात करें कि चीन के कृषि प्रदेश के बारे में, तो सबसे पहले डडले स्टाम्प ने इसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन क्या है कि जो डडले स्टाम्प थे उन्होंने जो कृषि प्रदेशों के बारे में बताया वो क्या है कि जो चीन के कृषि प्रदेश हैं उनसे कुछ ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। इसलिए इसके आगे अगर हम बात करते हैं, जो और जानकारी है वो किसने दी है? प्रोफेसर जे.एल. बक महोदय ने इसके बारे में जानकारी दी है। जो प्रोफेसर जे.एल. बक महोदय हैं, इन्होंने चीन के 168 कृषि क्षेत्रों और 15,786 फॉर्मों का विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण किया। और इसी के आधार पर ही अगर देखें तो इन्होंने चीन के 8 कृषि प्रदेश बताए हैं। 8 कृषि प्रदेश कौन कौन से बताए हैं उसी की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रोफेसर जे.एल. बक महोदय ने जो कृषि प्रदेश लिया है, पहला है बसंतकालीन गेहूं प्रदेश। अब बात किसकी हो रही है? बसंत काल की, और प्रदेश कौन सा है? गेहूं का प्रदेश है। अगर ये देखें, जो बसंत काल में गेहूं का प्रदेश है वो चीन का जो मंचूरिया प्रांत है वहां पर 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर स्थित है। यानी कि मंचूरिया के 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर स्थित प्रदेश जो है उसमें बसंत काल में गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन जो इसका 50 लाख हेक्टेयर भूमि का उत्पादन है वहाँ के 18% भाग पर ही क्या होता है? कृषि योग्य है। और इसमें भी अगर बात करें कि ये जो कृषि योग्य है इसमें प्रमुख उपजें कौन कौन सी होती हैं, तो उपजों में अगर हम देखते हैं तो उपजों में क्या आ जाता है? गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, सोयाबीन हो गया, कायोलीन हो गया। ये क्या है? प्रमुख उत्पादन है। और ये इसका जो उत्पादन होता है ये भी किस ऋतु में होता है? बसंत काल में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, तो जो सेकंड प्रदेश है वह है शरदकालीन गेहूं और ज्वार बाजरा प्रदेश। यानी कि पहले बसंत काल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं शरदकाल की। शरदकाल में भी क्या उत्पादन होता है? गेहूं और ज्वार बाजरे प्रदेश का। तो ये जो प्रदेश है इस प्रदेश को क्या कहते हैं? लोएस मिट्टी का प्रदेश कहा जाता है। लोएस मिट्टी आपको ये बताया हुआ है ना, चीन का धरातलीय स्वरूप करवाया था कि लोएस मिट्टी का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ जो अगर हम देखें, जो लोएस मिट्टी है ये क्या है? एक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। और इसी मिट्टी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो उत्पादन है, सर्दियों में यहाँ पर गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है। और वहीं अगर बात करते हैं ग्रीष्म काल में, तो ग्रीष्म काल में यहाँ पे ज्वार, बाजरा और मक्के का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, शरदकालीन गेहूं एवं केओलिन प्रदेश। शरदकालीन जो गेहूं का और केओलिन का प्रदेश है ये क्या है कि यहाँ का जो चाइना का 68% भाग है वो यहाँ पे क्या है? इस तरह की कृषि के योग्य है। और इसमें अगर प्रांतों की बात करें, जो हमारा शरदकालीन गेहूं और ज्वार बाजरे का प्रांत था उसमें तो शैनसी और शांसी प्रांतों को शामिल किया जाता है। लेकिन अब ये शरदकालीन गेहूं के साथ अगर कायोलिन प्रदेश की बात करते हैं तो इनमें जो प्रांत शामिल किए जाते हैं वो प्रांत कौन कौन से
है, होपी हो गया, होनान हो गया, शांतुंग हो गया, ये प्रमुख प्रदेश हैं। और अगर यहाँ पर प्रमुख उत्पादन देखें तो प्रमुख रूप से उत्पादन भी गेहूं का होता है। लेकिन ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में जो यहाँ का प्रमुख उत्पादन है वो क्या है, काउलिन, मक्का और कपास हो गया। तो ये यहाँ के क्या है, प्रमुख उत्पादक हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम चौथे नंबर पर, यांगत्से का चावल तथा गेहूं प्रदेश। यांगत्से नदी के बारे में आपको बताया हुआ है। तो जो यांगत्से का चावल और गेहूं का प्रदेश है, इसका प्रमुख अगर प्रांत देखें जो चाइना का हुपेई प्रांत जो है, यहाँ पर ये मुख्य रूप से कृषि प्रदेश ही इसका माना जाता है। हुपेई के अलावा चियासू हो गया, आनहुई हो गया, इन प्रदेशों पर भी क्या है, चावल और गेहूं का उत्पादन होता है। और 35% भाग इसका जो है वो कृषि योग्य है। इस प्रदेश की एक खासियत है कि यहाँ पर क्या है, नदी, नहर और झील, इन सभी का क्या पाया जाता है, एक जाल पाया जाता है। और इनका जाल पाए जाने के कारण ही अगर हम डेल्टाई क्षेत्र की बात करते हैं, डेल्टाई प्रदेशों में, तो यहाँ पर चावल का प्रमुख उत्पादन होता है। ग्रीष्म काल की बात करते हैं तो ग्रीष्म काल में भी चावल का उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम शीतकाल की बात करते हैं तो शीतकाल में यहाँ गेहूं का उत्पादन प्रमुख रूप से होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेचुआन चावल प्रदेश, जेचुआन का जो प्रदेश है, ये जेचुआन का प्रदेश आपको ये भी बताया है कि जो रेड बेसिन वाला एरिया है उसको क्या नाम दिया गया है, जेचुआन का प्रांत। जेचुआन का जो प्रांत है, यहाँ पर अगर हम प्रमुख फसल में देखें तो यहाँ पर प्रमुख फसल कौन सी होती है, चावल की होती है। लेकिन अगर हम शीतकाल की बात करते हैं तो यहाँ पर गेहूं, मक्का और सोयाबीन, इन सभी का उत्पादन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें चावल और चाय प्रदेश, तो जो चावल और चाय प्रदेश कौन सा है चाइना का, ये क्या है, अपने जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ये जे.एल. बक महोदय के द्वारा दिया गया है। तो उनके अनुसार जो चावल और चाय का प्रदेश है, उन्होंने क्यांगसी, हुनान, फुकाइन, इन प्रदेशों को क्या है, चावल और चाय का प्रमुख प्रदेश माना हुआ है। यहाँ के अगर धरातल की बात करते हैं, कौन से एरिया की, क्यांगसी, हुनान, फुकाई, ये जो धरातल है यहाँ पर समतल धरातल का अभाव पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, कटी-फटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। और आपको पता है कि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर किसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है, चाय का उत्पादन होता है। इसी के साथ ही यहाँ पर चाय और चावल मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चावल की 2 फसलों वाला प्रदेश। अब चाइना में कई प्रदेश ऐसे भी हैं यहाँ पर क्या है कि वर्ष में 2 बार फसलें जो है चावल की ही बोई जाती हैं या फिर चावल का ही उत्पादन किया जाता है। तो उनमें अगर हम बात करें जो चावल की 2 फसलों वाले प्रदेश के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्यांग और उसकी सहायक नदी की घाटियों की। यानी कि जो सिक्यांग नदी है और उसकी जो सहायक नदी की घाटियाँ हैं वहाँ पर यानी कि चावल का वर्ष में 2 बार उत्पादन होता है। और ये एरिया भी ऐसा है कि यहाँ पर वर्ष पर्यंत क्या होती है, वर्षा होती रहती है। वर्ष पर्यंत वर्षा होती है और वर्षा का अगर हम औसत देखें तो 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर हो जाती है। तो इस कारण यहाँ पर क्या है, वर्ष में 2 बार चावल की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रदेश की बात करें जो इन्होंने 8वां प्रदेश बताया है, वह है दक्षिणी पश्चिमी चावल प्रदेश। दक्षिणी पश्चिमी भाग है तो यहाँ की भी जो भूमि है वो भी कैसी है, कटी-फटी भूमि है। और इन कटी-फटी भूमियों में भी अगर हम देखें तो 65% भाग पर क्या है, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये जो एरिया की बात हो रही है और इनमें सबसे ज़्यादा चावल की कृषि होती है, यानी कि सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो चावल का किया जाता है। और अन्य प्रमुख फसलें अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो क्या आ जाता है, मक्का, जौ और बाजरा आ जाता है। तो ये इस प्रकार जो हमने कृषि प्रदेशों के बारे में पढ़ा, ये किसके हैं, जे.एल. बक महोदय ने जो चीन के कृषि प्रदेश बताए हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चनों में भी ये क्वेश्चन पुट हुआ है कि जे.एल. बक महोदय के अनुसार जे.एल. बक महोदय ने चीन के कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है, यानी कि चीन को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा है। तो जो जे.एल. बक महोदय उन्होंने चीन को 8 कृषि प्रदेशों में बांटा है। 8 प्रदेश कौन कौन से बांटे हैं उन्होंने, एक तो बसंतकालीन गेहूं प्रदेश, शरदकालीन गेहूं और ज्वार बाजरे का प्रदेश, शरदकालीन गेहूं और केओलिन प्रदेश, चौथा जो है यांगत्से का चावल तथा गेहूं प्रदेश, 5वां है जेचुआन चावल प्रदेश, 6वां है चाय और चावल प्रदेश, 7वां है चावल की 2 फसलों वाला प्रदेश और 8वां है दक्षिणी पश्चिमी चावल प्रदेश।
तो इस प्रकार क्या है, ये जे.एल. बक महोदय का वर्गीकरण आज हमने पढ़ा है। आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जे.एल. बक महोदय के कृषि प्रदेशों का वर्णन करो, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि चीन के कृषि प्रदेशों के बारे में बताइए। तो आप इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि चीन का कृषि प्रदेश हो गया और जे.एल. बक महोदय के कृषि प्रदेश हो गया, वो एक ही है, क्योंकि जे.एल. बक महोदय ने क्या किया है, इसका वर्गीकरण किया है। हालांकि कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे पहले जो चीन का कृषि प्रदेशों के बारे में है वो किसने बताया था, तो वो तो डडले स्टाम्प ने बताया था, लेकिन उसका वर्गीकरण जो है वो इतना मान्य नहीं माना जाता है, और बक महोदय का वर्गीकरण मान्य माना जाता है। तो आपको जो इनमें प्रांतों के नाम बताए हैं उसको आप मैप में ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि अगर हम मैप में देख लेते हैं तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। आई होप कि आपको चीन के कृषि प्रदेश समझ आ गए होंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम नेक्स्ट जो चीन का प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।